वेलकम बैक टू गाइज। आज हम बात करेंगे सीटेट संपूर्ण मैथ पेडागोजी की। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, जो आने वाले एग्जाम या जून में 23 में जब आप सीटेट देंगे तब दोनों के लिए बहुत लाभकारी है। तो गणित पेडागोजी को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले हम गणित की परिभाषा जानते हैं कि गणित क्या है, यानी गणित किसे कहते हैं। तो आप इसके परिभाषा को याद रखें कि गणित तार्किक और अमूर्त होता है। यानी गणित की परिभाषा क्या है कि गणित तार्किक है और अमूर्त है, यानी यह तर्क पर चलता है और यह विषय के रूप में कैसा है तो अमूर्त है। इसके अलावा गणित सटीक और व्यवस्थित भी है, यानी गणित जो है अवधारणा जो होती है गणित में वो एक दूसरे से जुड़ी होती है और आप सीधे किसी अवधारणा को नहीं समझ सकते जब तक आपने पिछले अवधारणा को नहीं समझा है। अगर गणित के दूसरे परिभाषा की बात करें तो गणित और क्या है, तो गणित आकार, स्थान, समझ, मापन और आंकड़ों का प्रबंधन है। यानी गणित किसका प्रबंधन करता है, तो आकार का, स्थान का, समझ का, मापन का और आंकड़ों का। समझे। गणित का उद्देश्य क्या है, तो गणित का उद्देश्य यही है कि अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना। क्यों? ताकि बच्चों में तर्क करने की क्षमता बढ़े। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि गणित का उद्देश्य क्या है, तो अर्थपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना। क्यों? ताकि बच्चों में तर्क की भावना बढ़े। अगर बात करें कि क्या गणित की अपनी भाषा है, तो हाँ, गणित की अपनी भाषा है। तो हमने अब तक क्या क्या जाना, तो गणित क्या है, तार्किक और अमूर्त है, सटीक और अव्यवस्थित है। इसके अलावा गणित किसका प्रबंधन करता है, तो गणित आकार, स्थान, समझ, मापन और आंकड़ों का प्रबंधन करता है। गणित का उद्देश्य क्या है, तो गणित का उद्देश्य है अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना। लास्ट क्वेश्चन था कि क्या गणित की अपनी भाषा है, तो हाँ, गणित की अपनी भाषा है। अगर एनसीएफ की बात करें, एनसीएफ 2005 की, तो एनसीएफ 2005 ने गणित की क्या परिभाषा दी है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का मतलब है बच्चों के विचारों का गणितीकरण करना है। तो आप गाइज यहाँ पर यह समझते हैं कि विचारों का गणितीकरण क्या होता है। तो गाइज, विचारों के गणितीकरण का मतलब है कि आप अब गणित को वास्तविक जीवन से जोड़िए, यानी वैसा गणित पढ़िए जो आपको कक्षा तक सीमित न रखकर पूरे जीवन से जोड़े, जीवन में आप उसका इस्तेमाल कर पाएँ। इसी को हम लोग बोलते हैं गणितीकरण, यानी गणित का इस्तेमाल जीवन में। बढ़ते हैं आगे। इसमें नमूनों की पहचान भी शामिल है, यानी हम सैंपल को भी कलेक्ट करते हैं इसके थ्रू, यह एनसीएफ 2005 कहता है। अगर बात करें कि अगली बात, तो गणित पदानुक्रमित है। तो इस टर्म को अच्छे से समझ ले। पदानुक्रमित का मतलब क्या होता है, तो पदानुक्रमित का मतलब होता है कि गणित में एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट जुड़ा है, यानी एक अवधारणा के बाद ही कि गणित में एक अवधारणा के बाद ही दूसरी अवधारणा सीखी जा सकती है, यानी यह क्रमबद्ध अवधारणाओं का विषय है। अगर आपने गिनती नहीं सीखी है तो आप जोड़ नहीं बना सकते हो। अगर आपको जोड़ नहीं आती है तो आप गुना आसानी से नहीं समझ सकते हो। यानी गणित में हर अवधारणा एक दूसरे से जुड़ी है, तो इसे ही हम पदानुक्रमित की अवधारणा कहते हैं। बढ़ते हैं। अगर गणित का उद्देश्य की बात करते हैं तो गणित का उद्देश्य क्या है, कक्षा के गणित को बाहरी गणित से जोड़ना। यानी गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो कक्षा में पढ़ाया जा रहा है उस गणित को हम बाहर के गणित से जोड़ें। इस बात को आप ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि न्यूज़ चैनल है तो आपके मोटिवेशन से ही चैनल आगे बढ़ेगा। बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं अगले टर्म में। तो अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 की। तो हमारा टॉपिक नंबर 2 है गणितीय साधन। यानी हम किसकी बात करेंगे, गणितीय साधन की। गणितीय साधन का मतलब क्या होता है, वो सारी सामग्री जो गणित सिखाने में मदद करती है। ठीक है गाइज, तो एक एक करके हम सबकी बात करते हैं। हमारा पहला साधन है अबेकस। अबेकस का इस्तेमाल प्राचीन समय से ही होते आ रहा है, जिसे हिंदी में गिनतारा कहते हैं। और गाइज आप देख सकते हैं जो मोतियों की तरह है यही अबेकस है। ये जो फिगर है ये अबेकस की फिगर है। ठीक है। अबेकस का हम उपयोग कहाँ करते हैं, तो अबेकस जो होता है वो स्थानीय मान निकालने में, जोड़ घटाव गुणा भाग करने में, भिन्न को सॉल्व करने में, वर्गमूल में उपयोगी है।
यानी अबेकस का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो स्थानीय मान में, पढ़ने में, जोड़ घटाव गुना भाग भिन्न और वर्गमूल में, इसको ध्यान रखिए। इसके अलावा अबेकस गणना में भी सहायक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन में आपको फंसाएगा कि क्या अबेकस का इस्तेमाल नेत्रहीन के लिए हो सकता है? तो बिल्कुल अबेकस का इस्तेमाल नेत्रहीन यानी दृष्टिबाधित के लिए किया जा सकता है। एक चीज़ और भी याद रखें कि अगर छोटी मोती है तो उसको इकाई अंक बोलेंगे, और अगर बड़ी मोती है तो उसे दहाई अंक बोलेंगे। इस बात को भी समझे। यानी हमने क्या सीखा कि अबेकस से हम क्या क्या कर सकते हैं? तो अबेकस से हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं, यह पढ़ने में भी उपयोगी है। इससे हम जोड़ घटाव गुना भाग भिन्न वर्गमूल सब कर सकते हैं। इसके अलावा यह नेत्रहीन के लिए भी काफ़ी सहायक है। बढ़ते हैं आगे। और एक बात और याद रखिए कि अगर छोटी मोती होगी तो इकाई होगा, बड़ी मोती होगी तो दहाई होगा। बढ़ते हैं अब दूसरे साधन की ओर, जिसका नाम है जियो बोर्ड। तो जियो बोर्ड क्यों उपयोगी है? तो इसको एक वर्ड में समझे कि जियो बोर्ड ज्यामितीय आकृति में उपयोगी है। ज्यामितीय आकृति का मतलब आयत, वर्ग, वृत्त, इन सब से है। अगर बात करें जियो बोर्ड की, तो जियो बोर्ड से हम क्या सीख सकते हैं? त्रिकोण सीख सकते हैं, वर्ग सीख सकते हैं, आयत के बारे में जान सकते हैं। हम वर्ग और आयत में अंतर भी कर सकते हैं। और इस बात को आपने समझा कि मेनली जियो बोर्ड का रिलेशन किससे है? तो जियो बोर्ड का रिलेशन गाइज ज्यामितीय आकृति यानी ज्योमेट्रिकल शेप से है। यानी हम वर्ग आयत सब में आसानी से अंतर कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, क्या हम जियो बोर्ड को घर पर बना सकते हैं या आसपास बना सकते हैं? तो बिल्कुल जियो बोर्ड को हम ज़मीन पर टहनी या तिनके से बना सकते हैं। यानी हम आसानी से लकड़ी या तिनके का सहारा लेकर जियो बोर्ड को तैयार कर सकते हैं। बढ़ते हैं गाइज अगली गणितीय साधन की ओर। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझें और टॉपिक को भी ध्यान से समझें, क्योंकि आप जितना अच्छा से पढ़ेंगे उतने अच्छे से आपका पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन पूरा देखने के बाद आपका गणित पेडागोजी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरी ओर, जिसका नाम है आरेख या ग्राफ पेपर। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में आरेख और इंग्लिश में ग्राफ पेपर कहते हैं। अगर बात करें कि इसका इस्तेमाल किस चीज़ में होता है, तो ग्राफ पेपर दशमलव से जुड़ी क्रियाओं को करता है। अब दशमलव का जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो या भाग हो, दशमलव से जुड़ी जो भी क्रिया होती है गाइज, वो ग्राफ या आरेख पेपर पर ही की जाती है। पहला आपको याद यही रखना है कि ग्राफ पेपर पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ग्राफ पेपर पर हम दशमलव के जोड़, घटाव, गुना, भाग इन सब का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम ग्राफ पेपर से क्या निकाल सकते हैं? तो असमाकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी उस आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जो एक समान नहीं है। जैसे में पत्ता या 4.2 गुने 6.4 का, आप इस फिगर में पत्ते को देख सकते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल अगर देकर पूछा इस तरह का पिक्चर बनाकर कि हम किसकी सहायता से निकाल सकते हैं, तो गाइज इस तरह की ज्यामितीय आकृति को हम ग्राफ पेपर की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। इसके अलावा एक उदाहरण दिया गया है दशमलव के गुना का, यानी हम दशमलव का जो गुना करते हैं वो किससे करते हैं? तो ये जो गुना हम करते हैं वो ग्राफ पेपर के द्वारा करते हैं। तो गाइज एक फास्टली रिवीजन करते हैं कि हम अबेकस से क्या करते हैं? तो स्थानीय मान, जोड़ घटाव वगैरह करते हैं। जियो बोर्ड से क्या करते हैं? तो ज्यामितीय आकृति को समझते हैं। ग्राफ पेपर से क्या करते हैं? तो दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग ये सब करते हैं। अब आते हैं गाइज अगले टॉपिक पे। हमारा चौथा है वायर बीड, जिसे हम कहते हैं मोतियों की माला। गाइज तो मोतियों की माला से हम क्या कर सकते हैं? तो जोड़ घटाव सीख सकते हैं, गिनती सीख सकते हैं। इसके अलावा हम मानस दर्शन कर सकते हैं, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, दिमाग को जागरूक कर सकते हैं मोतियों की माला से। यानी अपनी कल्पनाशीलता को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, क्या निरूपण करने में यानी संख्या रेखा को दिखाने में भी यह हेल्प करता है। तो गाइज हमने क्या जाना कि वायर बीड यानी मोतियों की माला से हम क्या क्या कर सकते हैं? तो जोड़ घटाव भी कर सकते हैं, गिनती भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम मानस दर्शन तथा निरूपण भी कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, यह दृष्टिबाधित यानी नेत्रहीन व्यक्ति भी इसका इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकता है। इसको आप समझे। तो मोतियों की माला और किस चीज़ में काम आती है गाइज? तो मोतियों की माला हस्तपरक अनुभव देने का काम भी करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन हस्तपरक अनुभव देती है, यानी खुद से करके आप सीख सकते हैं,
तो वो गाइज मोतियों की माला है, ठीक है, जो आपको हस्तपरक अनुभव भी देती है। बढ़ते हैं गाइज आगे। अगर बात करें 10 ग्राम की, पांचवा जो हमारा गणितीय साधन है वो 10 ग्राम है, यानी हम 10 ग्राम के बारे में जानते हैं कि 10 ग्राम क्या होता है। तो गाइज 10 ग्राम एक चीनी पहेली है, यानी चाइना में इस पहेली को खोजा गया था, जिसमें तरह तरह के जानवर, इंसान और चीज़ों की आकृति होती है और आपको अलग अलग टुकड़े दिए जाते हैं, ठीक है, जिसको जोड़कर आपको जानवर के, इंसान के या चीज़ों की आकृति को पूरा करना होता है। यानी सारे सारे भाग अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर आप विभिन्न टुकड़ों को जोड़कर आकार बनाओगे तो आपकी तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, जाहिर सी बात है दोस्तों, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सीधी बात है कि 10 ग्राम क्या करता है, तो स्थानिक समझ को बढ़ाता है, यानी जो अपने के सोचने की क्षमता है, सोचने समझने की क्षमता है, उसको बहुत अच्छा कर देता है। यानी अगर एक लाइन में बोला जाए कि 10 ग्राम किससे जुड़ा है, तो पहेली से जुड़ा हुआ है, जो आपके सृजनशीलता को, स्थानिक समझ को बढ़ाता है। बढ़ते हैं गाइज नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं और आते हैं आगे, ठीक है। वीडियो भले ही लंबी हो लेकिन आप लोग पूरा देखें। ये पेडागोजी की क्लास बहुत कम समय में आपके गणित के पूरे पेडागोजी को रिपीट डिवीजन करवा देगी। तो गाइज बढ़ते हैं हम लोग आगे और बात करते हैं खेल और पहेली की, यानी बच्चों के जीवन में खेल और पहेली का क्या योगदान है, ठीक है। ये चीज़ को समझते हैं कि बच्चों के जीवन में खेल और पहेली का क्या योगदान है। तो खेल और पहेलियाँ समस्या समाधान में सहायक है, यानी खेल से टीम वर्क की भावना आती है, लोग समूह में जुड़ते हैं, जबकि पहेलियों से कल्पनाशीलता बढ़ती है। अगर, ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें बच्चों की जो पढ़ने की रुचि होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे उत्सुकता से खेलों को खेलते हैं, पहेलियों को सुलझाते हैं। इस जैसे सांप सीढ़ी का खेल, सुडोकू पासा, ये सब क्या है, तो आपके कॉन्सेप्ट को, संकल्पनात्मक समझ को बढ़ाती है, यानी जो आपकी सोचने की क्षमता है, जो टीम भावना है, जो लीडरशिप है, सामूहिक भावना है, इन सब को खेल और पहेलियाँ क्या करती है, तो बढ़ा देती है। बढ़ते हैं अगला, बात करते हैं प्रतिचित्रण, जिसे मैपिंग भी कहते हैं। तो इसके लिए टर्म सब याद रखिए, जितने भी यहाँ टर्म लिखे हैं वो सीटेट एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन के रूप में इन्हें रखा गया है। अगर प्रतिचित्रण की बात करें तो प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, अनुपात विवेचन को बढ़ाता है, ठीक है, यानी अतार्किक सोच को बढ़ाने का काम करता है गाइज, इसको ध्यान में रखें। और इसके अलावा अगर बात करें, ठीक है, कि प्रतिचित्रण और किसमें सहायक होता है, तो प्रतिचित्रण विषयों का समाकलन करता है, यानी विषयों को एक जगह जोड़ने का काम करता है। इसमें डायग्राम भी बनाते हैं, यानी हम माइंड मैपिंग भी कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन से घटना में क्या समाधान करना है, यानी हमारा माइंड जो है ज़्यादा एक्टिव रूप से काम करता है। 8वें में आते हैं, बात करते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री की, यानी वैसी सामग्री जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ऐसी सामग्री को हम दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं, जैसे वित्त चित्र, फिल्म, ये सब जो होती है, टीवी, ये सब कैसी सामग्री है, तो ये सब दृश्य श्रव्य सामग्री है, यानी जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं गाइज, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके, क्लियर है। देखते हैं गाइज दृश्य सामग्री की। तो दृश्य सामग्री का मतलब है जिसे हम केवल देख सकते हैं, जैसे बुलेटिन बोर्ड, चित्र विस्तारक यंत्र, लेनेन बोर्ड, ये सब जो सामग्री है वो कैसी सामग्री है, तो दृश्य सामग्री है, ठीक है। बात करते हैं 9 में द्विमुखी पटल की, यानी 2 डायमेंशनल की। तो 2D कहाँ यूज होता है, तो सममिति और प्रावर्तन की ज्यामितीय संकल्पना पढ़ाने में, यानी 2 कॉन्सेप्ट याद रखें। यहाँ गाइस जितना भी पॉइंट लिखा गया है सब प्रीवियस सीटेट का निचोड़ है, तो एक एक पॉइंट और एक एक वर्ड को अच्छे से समझे। द्विमुखी पटल किस में हेल्प करता है, तो सममिति और प्रावर्तन की ज्यामिति पढ़ाने में, जैसे पेपर फोल्डिंग करके पढ़ाना, ये सब में हेल्प करता है। अगर बात करें गाइज अगले गणित में सहायक यंत्रों की, तो अगला जो गणितीय साधन है वो है मनका और डोरी। मनके और डोरी से हम क्या करते हैं, तो स्थानीय मान की जो समस्या है उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं मनके और डोरी से। और एक चीज़ और बात ध्यान दें कि अगर आप 203 को 23 पढ़ रहे हैं, इस तरह की गलती कर रहे हैं और एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि किसकी समस्या है, तो गाइज याद रखें कि अगर किसी संख्या को आप गलत पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका स्थानीय मान सही नहीं है, यानी आपको स्थानीय मान में समस्या हो रही है।
और इसी समस्या को सुलझाने का काम कौन करता है? तो मनका और डोरी, यानी हम मनका और डोरी से ये वाली प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं कि गलत संख्याओं को पढ़ना आप सुधार सकते हैं। ठीक है गाइज, तो मनके और डोरी किस अवधारणा को सिखाने का काम करते हैं? तो मनके और डोरी आपको स्थानीय मान की समस्या को सुलझाने का काम करते हैं। यहाँ तक गाइज अगर वीडियो फास्ट हो, ना समझ है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर दे सकते हैं। बात करते हैं गाइज नेक्स्ट टर्म की। ठीक है, अगर नेक्स्ट टर्म की बात करें तो जर्नल की बात करते हैं, यानी गणितीय पत्रिका की, रिसर्च पेपर की। यानी तो रिसर्च हमेशा कब किया जाता है? तो समाज में जाकर, वास्तविक जीवन से जुड़कर। तो जर्नल पत्रिका क्या करती क्या है? तो बाहरी दुनिया के गणित और कक्षा के गणित को जोड़ने का काम करती है। यानी जो जर्नल होती है, रिसर्च पेपर होती है, जिसको हिंदी में दैनी दिनी भी बोलते हैं, तो ये किस में हेल्प करती है? तो यह बाहरी दुनिया को कक्षा के गणित से जोड़ने में सहायक करती है। जितने भी गणितीय साधन पढ़ाए गए वो 2012 से लेकर 2022 तक के सारे सीटेट एग्जाम में आए हुए हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखें गाइज। बढ़ते हैं आगे, चूँकि आप लोग को ये पूरा निचोड़ दिया गया, वो भी समय बचाते हुए, तो इस बात को भी गाइज आप ध्यान में रखें कि आप लोग का बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया जा रहा है। जो आप महीनों लगाकर सीखेंगे उसे आप 1 घंटे से 1.25 घंटे के वीडियो में आसानी से सीख सकते हैं। अब बात करते हैं गाइज डीन्स ब्लॉक की। डीन्स ब्लॉक किस में सहायक है गाइज? तो अगर डीन्स ब्लॉक की बात करें, ठीक है, तो डीन्स ब्लॉक किस में सहायक है? तो यह संख्या स्थानीय मान निकालने में, जोड़ घटाव में सहायक है। एक क्वेश्चन सीटेट में आया था कि डीन्स ब्लॉक से क्या नहीं सीखी जा सकती? तो गाइज डीन्स ब्लॉक से कभी भी प्रायिकता नहीं सीखी जा सकती। यानी आपसे यह पूछा जाए कि डीन्स ब्लॉक से हम क्या नहीं सीख सकते हैं, तो डीन्स ब्लॉक से हम प्रायिकता नहीं सीख सकते हैं। प्रायिकता सीखने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हम लूडो का जो डाइस होता है वो, या ताश के पत्ते, ये सब से हम प्रायिकता सीख सकते हैं, लेकिन डीन्स ब्लॉक से आपको प्रायिकता नहीं सीखना है। यानी अगर ये पूछा जाए कि किससे हम प्रायिकता नहीं सीख सकते हैं, तो डीन्स ब्लॉक से प्रायिकता हम नहीं सीख सकते हैं। अब बात करते हैं गाइज अगले टॉपिक की, जिससे बहुत सारे सवाल आते हैं, वो है खुले या मुक्त प्रश्न। तो गाइज खुले या मुक्त प्रश्न का क्या मतलब है? कि जिसमें आपको सोचने का मौका मिलता है, अपना आंसर, अलग अलग आंसर देने का मौका मिलता है। गाइज इसको उदाहरण से समझेंगे कि खुले या मुक्त प्रश्न किसको बोलते हैं? तो जिसमें अनेक उत्तर होते हैं, यानी आप अनेकों तरह से उत्तर निकाल सकते हैं। इसे ही विवृतांत भी कहते हैं, यानी नाम अलग अलग करके आपसे पूछ सकता है। तो आप इसको ध्यान रखें कि एक नाम के कई वर्ड हो सकते हैं जिसको आप समझ ले सिर्फ। तो खुले और मुक्त प्रश्न की बात करें तो वैसे प्रश्नों को बोलते हैं जिनके अनेक उत्तर होते हैं। यानी जब एक से ज़्यादा उत्तर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? खुले या मुक्त प्रश्न, जो बच्चों के सार्थक अधिगम में सहायक है। जैसे 2 संख्या का योग 8 बताइए। तो गाइज जाहिर सी बात है कि 2 संख्या का योग 8 बहुत सारी संख्या का बना सकते हैं। जैसे 6 और 2 8 कर सकते हैं, 4 4 8 कर सकते हैं, 3 5 8 कर सकते हैं, 7 और 1 8 कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आप तरह तरह से सोच रहे हैं। तो जब भी खुला या मुक्त प्रश्न आए तो आप ये समझें कि आपको सोचने का मौका मिलेगा, सबका उत्तर अलग अलग आएगा। तो इसे ही खुला या मुक्त प्रश्न कहते हैं, या अपसारी प्रश्न कहते हैं। इससे और एक नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं विवृतांत। तो इस सब नाम को जरूर याद रखें, नहीं तो एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है, एग्जाम में आपको वर्ड के कारण प्रॉब्लम ना हो जाए। चलिए गाइज, अब दूसरा है जस्ट अब उल्टा बंद प्रश्न। बंद या अंत प्रश्न क्या होता है गाइज? जिसे अभी सारी भी कहते हैं। तो इसमें केवल एक ही उत्तर होता है। दुनिया के आप किसी कोने में चले जाए तो इसका उत्तर बदलने वाला नहीं है। जैसे 2 में अगर 4 जोड़ दे तो क्या होगा? तो आप किसी से भी पूछ ले, इसका आंसर 6 ही होगा। इसमें किसी भी तरह के सोचने का, चिंतन करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला। तो इस तरह के प्रश्न बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते, और जैसे ही ऑप्शन मिले आप इसको गलत करके आ जाएं, क्योंकि ऐसे प्रश्न बच्चों के बोझ को बढ़ा देते हैं। और इन्हीं प्रश्नों को नियतकालिक भी कहा जाता है। इन प्रश्नों को क्या कहा जाता है? तो नियतकालिक। गाइज हमेशा याद रखें कि खुले या मुक्त प्रश्न को क्या कहते हैं? तो विवृतांत कहते हैं। और बंद या अंत प्रश्न को क्या कहते हैं? तो नियतकालिक कहते हैं। बस गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं गाइज अगले पेज पर। हमने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझाया जाए, इसलिए जहाँ प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज करें, पीछे आएँ और उसको समझने का प्रयास करें। बढ़ते हैं गाइज आगे। गणित पढ़ाने का चरण, मतलब कि हम गणित को कैसे पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले गणित पढ़ाने के लिए एक अच्छे शिक्षक के रूप में आपका क्या कर्तव्य है?
तो गणित पढ़ाने के रूप में, अच्छे शिक्षक के रूप में सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें मूर्त या प्रसंग पदार्थों का अनुभव देना है। मतलब कि आपको गणित जब भी सिखाना है तो उदाहरण से शुरू करना है। मूर्त से अनुभव देने का मतलब है उदाहरण से शुरू करना है, आसपास की चीज़ों से शुरू करना है। जैसे आपको अगर आयत पढ़ाना है तो आप बोर्ड का सहारा ले लें, ठीक है, आयताकार जो भी वस्तु है उसका सहारा ले लें। त्रिभुज पढ़ाना है तो आप पंखा का, त्रिभुज पढ़ाना है तो आप समोसा का उदाहरण ले लें। यानी जब गणित को हम उदाहरण के द्वारा पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो यह हमारा पहला चरण है। यानी गणित पढ़ाने का पहला चरण क्या है कि हम उसको कहानी के द्वारा, अनुभव के द्वारा, उदाहरण के द्वारा सिखाएं। उसके बाद जब यह चरण हो जाता है, जब हम उदाहरण के द्वारा, आसपास की चीज़ों के द्वारा समझा देते हैं, तो हमारा दूसरा चरण होता है समस्या मौखिक रूप से समझाना। यानी तब हम समस्या को क्या करेंगे, तो हम तब समस्या को बोलकर समझाएंगे। तो दो बात आपने समझा गाइज, पहले मूर्त या अनुभव के रूप में समझाएंगे और दूसरे स्तर पर क्या करेंगे, तो समस्या को मौखिक रूप से समझाएंगे। गणित की बात करें तीसरे स्तर पे क्या आएगा, तो हम चित्रों की सहायता से पढ़ाएंगे। 3 नंबर में क्या करेंगे, चित्र का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे अंतिम चरण क्या है गाइज, चिन्हों या संकेतों का उपयोग करेंगे। ठीक है गाइज, तो आप इस बात को समझ गए कि 4 चरण कौन कौन से हैं। तो पहला तो चरण है कि मूर्त पदार्थों का उपयोग करेंगे, अनुभव देंगे। दूसरा चरण क्या है, तो समस्या को मौखिक रूप से समझाएंगे, यानी बोलकर समझाएंगे। तीसरा क्या है गाइज, तो हमारा तीसरा चरण क्या था कि हम इस चरण में क्या करेंगे, तो तीसरे चरण में हम चित्रों की सहायता से पढ़ाएंगे। और चौथा में क्या करेंगे, तो चिन्हों और संकेतों का उपयोग कराएंगे। आप लोग के लिए ही बड़ी मुश्किल से इस नोट्स को तैयार किया गया है ताकि आप लोग कम समय में अच्छा रिवीजन कर सके, क्योंकि 2-4 घंटे ऐड करके पढ़ाना और बच्चों का भविष्य बर्बाद करना सही नहीं है। बढ़ते हैं गाइज आगे। तो गणित पढ़ाना कैसे आपने सीखा, इसको शॉर्टकट में याद रखें कि पहले मूर्त अनुभव देना है, फिर मौखिक रूप से पढ़ाना है, फिर चित्रों की सहायता देनी और लास्ट में संकेतों का उपयोग करना है। तो गाइज इसको याद रखें। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मूल्यांकन की तरीकों की। यानी मूल्यांकन क्या है, पहले तो आप ये समझे कि मूल्यांकन क्या होता है। तो गाइज मूल्यांकन का मतलब होता है सत्र के अंत में होने वाली परीक्षाएं। यानी वे परीक्षाएं जो या तो 6 महीने पर, या तो साल भर पे, या 3 महीने पर, यानी जब सत्र खत्म हो जाए तब होती है। ये जो परीक्षाएं हैं वो उत्पादन अनुकूल होती है। और इससे हम क्या जमा करते हैं गाइज, तो इसके द्वारा हम सूचनाओं को जमा करते हैं। हमेशा याद रखें कि योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा हम क्या करते हैं गाइज, तो योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा हम सूचनाओं को जमा करते हैं। और यह हमेशा सत्र के अंत में होती है। यह उत्पादन अनुकूल होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो श्रेणीकरण करना, कक्षोन्नति यानी बच्चे को अगले क्लास में भेजना, स्थापन, इन सब में यह परीक्षा मदद करती है। लेकिन बच्चों के दृष्टिकोण से यह मूल्यांकन सही नहीं है, क्योंकि अगर सत्र के अंत में परीक्षाएं लेंगे तो बच्चों में जो कमियां हैं उसे आप आसानी से दूर नहीं कर पाएंगे गाइज। इसके अलावा योगात्मक मूल्यांकन को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसे ये भी याद रखें कि योगात्मक मूल्यांकन को हम और किस नाम से जानते हैं, ठीक है गाइज। तो योगात्मक मूल्यांकन को हम लोग अधिगम का मूल्यांकन भी कहते हैं या संकलनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकलनात्मक मूल्यांकन। इसको भी याद रखें कि योगात्मक मूल्यांकन का और क्या नाम है, तो सीखने का मूल्यांकन या संकलनात्मक मूल्यांकन। और लास्ट में आपको एक ही बात याद रखनी है कि ये बच्चों के दृष्टि से यह मूल्यांकन सही नहीं है। अब बात करते हैं गाइज रचनात्मक मूल्यांकन की। तो रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब है कि जो बच्चों की सामर्थ्य और कमजोरी का निदान करता है। इसे कहते हैं कक्षा में पढ़ाते रहिए, सिखाते रहिए और मूल्यांकन करते रहिए, बीच बीच में मूल्यांकन करते रहिए। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चों में कमियां हैं, प्रॉब्लम है, उससे हम रूबरू हो पाएंगे और बच्चों का जो प्रॉब्लम है उसको समय समय सही कर पाएंगे। तो बच्चों के लिए जब भी सार्थक मूल्यांकन की बात करें तो वह रचनात्मक मूल्यांकन ही होगा, और जब भी ये ऑप्शन में दिखे तो उसे ही सही मार्क कराएं। क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन क्या करता है कि बच्चों की सृजनशीलता को, कल्पनाशीलता को बढ़ाने का काम करता है, चिंतन शक्ति को भी बढ़ाता है। अगर बात करें उपकरण की, मतलब कि रचनात्मक मूल्यांकन हम आखिर करते कैसे हैं, तो रचनात्मक मूल्यांकन गाइज के उपकरण है दत्त कार्य। गाइज ये वर्ड जो है बहुतों को उलझन में डाल देता है, क्योंकि दत्त कार्य का शुद्ध हिंदी है जिसे इंग्लिश में असाइनमेंट देते हैं, कहते हैं। तो लोग असाइनमेंट से तो भली भांति परिचित हैं, लेकिन दत्त कार्य नहीं जानते। तो आप याद रखें कि दत्त कार्य असाइनमेंट को ही बोलते हैं।
इसके अलावा दैनिक प्रविष्टियाँ जो रिसर्च वगैरह करते हैं, परियोजना, प्रश्नोत्तरी यानी जो हम प्रश्न प्रस्तुत करते हैं, मौखिक प्रश्न, ये सभी किसके भाग हैं? तो ये सभी रचनात्मक मूल्यांकन के भाग है। तो गाइज आपने अच्छी तरह से समझा कि योगात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है और बच्चों के लिए कौन सा अच्छा है। बढ़ते हैं गाइज आगे, ठीक है। और गाइज हमेशा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें ताकि हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। बात करते हैं, ये बड़ा का साइन है, ये छोटा का साइन है और बराबर का साइन है। तो ऐसा साइन दिखे तो आप इसे क्या समझें कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? तो इसका इस्तेमाल तुलना करने में किया जा रहा है। यानी जब भी बड़ा छोटा या बराबर करे, जैसे 15 बड़ा है 16 से, मतलब तुलना किया जा रहा है कि 15 16 से क्या है? बड़ा है। 17 इस तरह का सिंबल 18 है, मतलब यहाँ क्या है कि जो 18 है वो 17 से क्या है? बड़ा है। ये बात आप समझ गए। इसके अलावा जो आप संख्या रेखा देख रहे हैं, ये किस में काम आती है? तो ये प्रदर्शन या निरूपण है। यानी जब हम किसी संख्या को संख्या रेखा पर दिखाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम प्रदर्शन या निरूपण कहते हैं या रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। और यह किस में सहायक है? तो यह बीजगणित और ज्यामितीय में सहायक है। गाइज ये PYQ है सारे पॉइंट्स। तो ये सारे पॉइंटर को अच्छे से याद कर ले क्योंकि जितने भी पॉइंट हैं सभी PYQ है। अगर बात करें और एक एक क्वेश्चन अगर कम समय में आप रिवीजन करना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को देख लें। अगर बात करें कि शून्य पूर्णांकों का योज्य तत्समक है, यानी क्वेश्चन ऐसे था कि पूर्णांकों का योज्य तत्समक कौन है? तत्समक, तो वो कौन है? शून्य है। यानी शून्य को किसी संख्या में जोड़ या घटा दिया जाए तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पूर्णांकों का योज्य तत्समक कौन है? तो वो शून्य है। ठीक है गाइज, इतना समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बात करें कि हम गुणन का प्रयोग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, यानी गुणा सिखाने का जो सबसे प्रभावी और सबसे अच्छा तरीका है वो कौन सा है? तो वो है आयताकार विधि। ये सब PYQ है। तो इसलिए गाइज पॉइंट को अच्छे से समझें। यानी गुणा सिखाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है? तो गुणा सिखाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है आयताकार विधि। और एक बात ये भी याद रखें कि गुणनफल जो होता है वो भागफल का प्रतिलोम है, यानी उल्टा है। यानी गुणा और भाग एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। जिस उसी तरह जोड़ और घटाव भी क्या होते हैं? तो एक दूसरे के उल्टा होते हैं। गाइज यहाँ तक बात करें, आप एक बार रिवीजन करें, वीडियो 2 से 3 बार देखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब एक बात करेंगे हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिससे हर साल हर शिफ्ट में सीटेट के 2 से 3 प्रश्न आते हैं। और उस गणित मनोवैज्ञानिक का नाम है वैन हीले। यानी हम किसकी बात यहाँ कर रहे हैं? वैन हीले साहब की, जो किससे जुड़े हुए हैं? तो ज्यामितीय चिंतन से जुड़े हुए हैं। तो गाइस सीटेट का पहला PYQ यही है कि वैन हीले किससे जुड़े हैं। तो गाइस अगर वैन हीले की बात करें तो ये ज्यामितीय चिंतन से जुड़े हैं। इन्होंने 5 चरण में अपने ज्यामितीय चिंतन को बांटा था। पहला है स्तर 0। स्तर 0 को कैसे पहचानेंगे? तो स्तर 0 का मुख्य उद्देश्य है पहचानना। यानी हम स्तर 0 में करते क्या है? तो दिखावट के अनुसार चीज़ों को पहचानते हैं। ठीक है। ज्यामितीय आकृति के गुणों को हम नहीं जान पाते, बस दिखावट के अनुसार पहचान लेते हैं। जैसे बिस्किट आयताकार है, ब्रेड गोल है, यानी हम दिखावट के अनुसार पहचान लेते हैं, गुणों के आधार पर नहीं। इस कारण इसे दृश्यीकरण या प्रत्योक्षकरण का स्तर कहते हैं। यानी जैसा हम देखते हैं वैसा ही मान लेते हैं। इसमें हम चूंकि गुण को नहीं जानते इसलिए बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पाता। ठीक है ना। लेकिन इसी में हम 10 ग्राम में आयत पहचानना सीखते हैं। यानी इस स्तर पर हम पहचान तो जाते हैं देख कर, लेकिन गुणों के आधार पर अंतर नहीं कर पाते और गुणों के आधार पर कोई और विशेषता नहीं बता पाते। तो अगर स्तर 0 को आपने अच्छे से समझा तो आप यही समझें कि आप इसमें सिर्फ पहचानना सीखते हो, वो भी दिखावट के अनुसार देख कर। बढ़ते हैं गाइज आगे, अगले स्तर की बात करते हैं। तो अगला स्तर है स्तर 1। स्तर 1 को क्या बोला गया है एक वर्ड में? विश्लेषण। यानी स्तर 1 में हम क्या करते हैं? तो विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण करने का मतलब क्या है? गुणों के आधार पर आकृति में अंतर करना सीख जाते हैं, क्योंकि विश्लेषण का मतलब ही होता है कि गुणों के आधार पर हम आकृति में अंतर कर सके। ठीक है गाइज। तो 0 पर हमने वस्तु को पहचानना सीखा था और स्तर 1 पे क्या करेंगे? तो गुणों के आधार पर आकृति में अंतर करेंगे। मतलब कि हम इस स्तर पर आकर आसानी से वर्ग और आयत में अंतर कर सकते हैं। ठीक है। जैसे समबाहु त्रिभुज में का मतलब क्या है? तो 2 बराबर भुजा है और 2 बराबर कोण है, यानी ये सब इसका क्या है? गुण है।
तो गुणों को किस स्तर पर सीखते हैं? तो गुणों को हम स्तर 1 पर सीखते हैं, जिसे विश्लेषण स्तर भी कहा जा सकता है, और इसमें हम दो आकृतियों में अंतर कर सकते हैं गाइज। बढ़ते हैं आगे, स्तर 2 की बात करते हैं, जो हमारा तीसरा स्तर है। तो ये स्तर क्या है? तो इस स्तर में हम संबंध बनाते हैं, ठीक है, दूसरे से जुड़ते हैं, और ये अमूर्त या अनौपचारिक निगमन भी इस स्तर को कहा जाता है। पूछ सकता है आपसे कि वैन हेले के किस स्तर को अमूर्त या अनौपचारिक निगमन कहा जाता है? तो वो होता है स्तर तीसरा, ठीक है गाइज, स्तर 3 को हम ये कहते हैं। और इसमें ये लोग समझते हैं, दूसरे में क्या हम लोग जाने थे पीछे वाले स्तर में कि वर्ग और आयत में हम अंतर कर पाते हैं, लेकिन यहाँ बच्चा वर्ग और आयत के बारे में यह भी जान लेता है कि वह समांतर चतुर्भुज है, यानी बच्चा दो आकृतियों को तीसरी आकृतियों से संबंध स्थापित करने लगता है, जैसे वर्ग एक आयत भी है। तो गाइज आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि बच्चा दो आकृति में अंतर भी कर रहा है और संबंध भी स्थापित कर रहा है। तो स्तर 2 को एक वर्ड में कैसे याद रखें? तो बच्चा इसमें संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। गाइज अगर स्तर 3 की बात करें तो ये निगमन है, यानी औपचारिक निगमन है। इस अवसर को क्या बोलते हैं? निगमन या औपचारिक निगमन बोलते हैं। और ये गाइज कौन सा स्तर है? तो गाइज ये चौथा स्तर है, जो किससे जुड़ा है? तो जटिल ज्यामितीय अवधारणाओं से जुड़ा है, यानी इसमें जटिल ज्यामितीय अवधारणाएं आनी शुरू हो जाती है। बात करें लास्ट स्तर की, तो लास्ट स्तर क्या है? स्तर 4, जिसे हम कठोरता या दृढ़ता कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो वरिष्ठ माध्यमिक और विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्तर पर इस चीज़ का उपयोग करते हैं, और ये इसमें हम ज्यामितीय परिणामों की तुलना भी सीख जाते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन गाइज स्तर 0, 1 और 2 पर ही आते हैं, तो उसे अच्छे से पढ़ ले, ठीक है गाइज। वीडियो जहाँ ना समझ में आए, दिक्कत लगे, पीछे से रिवीजन करें और आगे की ओर बढ़ें। बात करते हैं आगे गाइज, अगला जो टर्म है ये सब भी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ें। आपके लिए 1 महीने का कोर्स मात्र 1 घंटे में मतलब लाया गया है, तो इस पूरे वीडियो को बार बार देखें जब तक एग्ज़ाम ना हो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है गाइज। गणन की बात करते हैं कि गणन का मतलब क्या होता है? तो गणन का मतलब होता है गिनती या कुल संख्या को बताना, ठीक है, यानी इसमें कोई क्रम नहीं होता है। जैसे पार्टी में 100 लोगों ने खाना खाया, तो किसने कब खाया, कितने बजे खाया, किस ऑर्डर में बैठ के खाया, इससे कोई मतलब नहीं। गणन का मतलब सिंपल सा है, संख्या को बताना। तो हमने बताया कि पार्टी में 100 लोगों ने खाना खाया, परसों सीटेट में 200 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, तो इसमें हम सिर्फ संख्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम मतलब ऑर्डर दिखा रहे हैं, ठीक है, कि कौन से ऑर्डर में लोगों ने बैठा, कौन से ऑर्डर में लोगों ने एग्ज़ाम दिया। तो गणन का मतलब यही होता है, जैसे हम ये बोलते हैं कि इस बिल्डिंग में 100 कमरे हैं, तो इसका मतलब ये पता चला कि सिर्फ संख्या पता चल रही है, क्रम पता नहीं चल रहा है। अगर गाइज आपको क्रम पता चल जाए तो उसे हम क्रम सूचक बोलते हैं, जैसे जिससे हमें क्रम, श्रेणी या स्थिति पता चलती है। जैसे कक्षा में चौथा बच्चा तेज है, इससे क्या पता चलता है कि कक्षा में 4 बच्चे बहुत सारे हैं, लेकिन तेज कौन सा बच्चा है? चौथा बच्चा है, यानी हमें क्रम पता चला कि तेज बच्चा कौन से नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे है। या इस मकान में तीसरे कमरे पर राम रहता है, यानी राम का कमरा कौन सा है? तो इस मकान का तीसरा कमरा है। तो जैसे ही आपको क्रम पता चले तो वह क्रम सूचक हो जाएगा, और सिर्फ संख्या पता चले तो वह गणन हो जाएगा गाइज। ये दोनों टर्म से भी सीटेट में आए हुए हैं गाइज। इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि आप लोग का सारा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन हो जाए। अब बात करते हैं 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और वो है संवर्धन और समुच्चयन की, ठीक है गाइज। संवर्धन और समुच्चयन की बात करते हैं। तो संवर्धन का मतलब क्या होता है गाइज? तो संवर्धन का मतलब क्या होता है? किसी मात्रा की कुछ मात्रा बढ़ाना। जैसे समान इसमें नहीं बदलेगा, ठीक है, जो समान है वही रहेगा, बस उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे एक सैमसंग का फ़ोन था जिसकी कीमत 5,000 रुपये थी गाइज, ठीक है, कुछ समय बाद इसकी कीमत 6,000 हो गई। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये संवर्धन का उदाहरण है, यानी फ़ोन नहीं बदलना चाहिए, चीज़ें नहीं बदलनी चाहिए, तो उसमें जो वृद्धि होगी वो संवर्धन होगा। जैसे मैंने 4 आम खरीदा और फिर 2 आम और खरीद सॉरी गाइज, देखते हैं। जैसे मैंने 4 आम खरीदा और 2 आम और खरीद लिया, तो कुल कितने आम हुए? तो 6 आम। तो चूंकि सेम चीज़ की संख्या ही बढ़ाई जा रही है, इसलिए किसका उदाहरण है? तो संवर्धन का उदाहरण है। संवर्धन में हमेशा याद रखिए कि चीज़ें एक ही बढ़ती है, ठीक है।
वहीं समुच्चयन की बात करें, समुच्चयन में क्या होता है, तो हम दो या उससे अधिक मात्रा को मिला देते हैं। जैसे कि एक टोकरी में 10 आम है, हमने दूसरी टोकरी के 4 आम को, 4 केले को एक जगह मिला दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, समुच्चयन। यानी हम समुच्चयन में क्या करते हैं, 2 से 3 मात्राओं को मिला देते हैं, जबकि संवर्धन में क्या होता है गाइज, एक ही चीज़ बढ़ता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझे, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल सीटेट एग्जाम में PYQ के रूप में आए हुए हैं। गाइज अब बात करते हैं आगे कुछ विधियों की, कुछ टर्मों की। निगमनात्मक विधि क्या होती है गाइज, तो निगमनात्मक विधि को बोला जाता है समय बचाने वाली विधि। तो पहले तो इसका नाम याद रखें कि निगमनात्मक विधि किसे कहते हैं, तो समय बचाने वाली विधि है। ये और क्या करती है, तो स्मरण को बढ़ावा देती है। और इसका उदाहरण क्या क्या है, तो सामान्य से विशेष विधि, अमूर्त से मूर्त विधि। यानी ये हाई स्टैंडर्ड के लिए, बच्चों के लिए यह विधि नहीं है, क्योंकि इस विधि में आप अमूर्त से मूर्त की ओर, बड़े की ओर ले जाकर जा सकते हैं, छोटे बच्चों को नहीं। आगे है परिज्ञान कौशल क्या होता है, तो परिज्ञान कौशल का मतलब होता है कि आप चीज़ों को समझने लगे हैं, उसका अर्थ निकालने की क्षमता आप में आ गई है। इसे ही हम गाइज क्या कहते हैं, तो इसे ही गाइज हम परिज्ञान कौशल कहते हैं। बढ़ते हैं गाइज आगे, बात करते हैं जियोजेब्रा की। जियोजेब्रा किसमें सहायक है गाइज, तो जियोजेब्रा ज्यामिति में, बीजगणित में, रेखांकन, स्प्रेडशीट, सांख्यिकी, कलन में सहायक है। यानी जियोजेब्रा से आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे ज्यामितीय, बीजगणित, रेखांकन, स्प्रेडशीट, सांख्यिकी, कलन, जो भी टर्म दिया हुआ है गाइज सारे को याद कर लें। अगर रूब्रिक की बात करें, रूब्रिक क्या है, तो रूब्रिक मूल्यांकन की एक पद्धति है। यानी ये अधिगम का आकलन करता है, एक तरह का रेटिंग स्केल है, जिसे हिंदी में स्कोरिंग मार्गदर्शिका भी कहते हैं। यानी गाइज आपने क्या जाना कि रूब्रिक्स क्या है, तो रूब्रिक्स जो है वो मूल्यांकन का एक तरीका है, जिससे हम मूल्यांकन या अधिगम करते हैं, का आकलन करते हैं। और इसे क्या कहते हैं, तो इसे रेटिंग स्केल या स्कोरिंग मार्गदर्शिका भी कहते हैं। गाइज बात करें अगर हस्त कौशल सामग्री की, तो हस्त कौशल सामग्री से क्या होगा, मतलब करके सीखने से, कि ये आपकी जो गणित की कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो काफ़ी मजबूत होगी। आपकी तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति सारी क्या होगी, बढ़ेगी। और इसका एग्जाम्पल क्या है, टेनग्राम, टाइल्स, क्योंकि टेनग्राम एक पहेली है जिसमें चीज़ों की आकृति को जोड़ते हैं। चूँकि खुद से करके हम सीखते हैं तो यह ज़्यादा अच्छा है। गाइज बढ़ते हैं आगे, आप लोग के लिए ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना तो खासकर ना भूलें। बात करते हैं चक्रीय मूल्यांकन की। चक्रीय मूल्यांकन क्या होता है गाइज, तो चक्रीय मूल्यांकन का मतलब है कि एक साइकिल बन जाता है। जैसे यहाँ पर कोई बच्चा है, ठीक है, तो बच्चा अच्छा करेगा तो उसको आगे की ओर ले जाएंगे, ठीक है, अगर बच्चा गलती करेगा तो वापस पीछे की ओर ले जाएंगे। तो ये जो सर्कल बना, इसी को हम लोग बोलते हैं चक्रीय मूल्यांकन। यानी बच्चा सब कुछ अच्छे से सीखेगा तो उसको हम आगे की ओर ले जाएंगे, और जब बच्चा गलती करेगा तो उसे पीछे वाली अवधारणा को, पीछे वाले समझाने वाली टॉपिक को समझाया जाएगा। तो चक्रीय मूल्यांकन इसे ही कहते हैं। यानी प्रदर्शन के अनुसार अगली या पिछली अवधारणा पर काम करना। यानी आपने अच्छा किया तो आपको अगली अवधारणा सिखाई जाएगी, अगर आपने गलती कर दी तो आपको पिछली अवधारणा फिर से सिखाई जाएगी। तो इसे ही चक्रीय मूल्यांकन कहते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बात करते हैं बाला की, जो शायद 2017 या 18 का PYQ है। तो पहले तो जानते हैं कि बाला का फुल फॉर्म क्या होता है गाइज। तो बाला का फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। यानी हम बिल्डिंग का इस्तेमाल, दीवारों का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, तो लर्निंग के लिए कर रहे हैं, अधिगम के लिए कर रहे हैं। आपने सरकारी स्कूल में देखा होगा कि क से कबूतर या 1 2 ये सब दीवारों पर लिखा होता है रंग बिरंगे रूप में। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका एक ही कारण है, ताकि बच्चों को प्रिंट समृद्ध माहौल मिल सके और बच्चे अच्छे से सीख सके। और यह बाला किसका कार्यक्रम है, तो यह यूनिसेफ का कार्यक्रम है, इसको भी ध्यान रखें। ठीक है गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। अब देखते हैं गाइज, थोड़ा सा और बचा है, ठीक है, थोड़ा सा सब्र बना के रखें, और एग्ज़ाम देने से पहले वीडियो को पूरा देख कर ही जाए, ताकि आपके लिए वीडियो मेहनत करके बनाई जा रही है, आप उसको पूरा देखें। बात करते हैं डीन्स की। डीन्स ने से भी सवाल PYQ में आए हुए हैं, तो इसे अच्छे से आप पढ़ लें, ठीक है। और डीन्स ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, इस बात को भी ध्यान रखें, ठीक है। सॉरी गाइज, देखते हैं
डीन्स का सिद्धांत। डीन्स कहाँ के गणितज्ञ थे? तो ये हंगरी के गणितज्ञ थे। इनका सिद्धांत इस ऑर्डर में आप याद रखिए कि सबसे पहले उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? गतिशील सिद्धांत। उसके बाद प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसे बोधात्मक सिद्धांत कहते हैं, जिसमें हम बोध करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। उसके बाद गाइज क्या होता है? गणितीय प्रवर्तिता सिद्धांत। और चौथा है रचनात्मक सिद्धांत। यानी डीन्स ने 4 स्तर पर सिद्धांत दिए जो हंगरी के गणितज्ञ थे। पहला था गणित गतिशील सिद्धांत, दूसरा था प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक बोधात्मक, तीसरा था गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत और चौथा था रचनात्मक सिद्धांत। तो गाइज आप इसको याद रखें। संवरक गुणा की बात कर लेते हैं गाइज। संवरक गुणा क्या होता है? तो जब दो पूर्ण संख्याओं को हम का योग करेंगे तो पूर्ण संख्या ही आएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं? संवरक गुण। संवरक गुण का मतलब क्या है? कि दो पूर्ण संख्याओं का योग करेंगे तो पूर्ण संख्या ही होगा गाइज। आगे बढ़ते हैं गाइज। क्रियामूलक ज्ञान किसे कहते हैं? तो क्रियामूलक ज्ञान का मतलब है कि जो हम एक्टिविटी के द्वारा अर्थपूर्ण अवधारणाओं को सीखते हैं उसे ही बोलते हैं क्रियामूलक ज्ञान। यानी हम एक्टिविटी करके खुद से करके सीखते हैं तो हमारे लिए वो ज़्यादा अर्थपूर्ण यानी सार्थक होता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? क्रियामूलक ज्ञान करते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि हम लोग गणित किस ऑर्डर में सीखते हैं। तो गणित में हम आंकड़ों का प्रबंधन करते हैं, समस्या को पहचानते हैं, डेटा संग्रह करते हैं, डेटा प्रस्तुति करते हैं। ठीक है गाइज, फिर क्या करते हैं? सचित्र प्रस्तुतिकरण करते हैं और लास्टली विश्लेषण और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इसको आप याद रखें, जो भी चरण है उसको पॉज करके बार बार आप पढ़ लें। बढ़ते हैं गाइज आगे। स्वतः शोध विधि क्या है? जिसे हम खोज विधि या ह्यूरिस्को भी कहते हैं। तो इसमें शिक्षक क्या होता है गाइज? तो इसको याद रखें, ये शिक्षक इसमें मार्गदर्शक होता है, यानी जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ आपको सहायता करता है। ठीक है, इस जैसे समय मापी की अगर बात करें, ठीक है, तो समय मापी समय का ये क्वेश्चन इस बार 2023 में भी रिपीट हुआ है कि हम समय किससे माप सकते हैं। तो घड़ी से, तारों के द्वारा भी हम समय का पता लगा सकते हैं और समय की अलग अलग इकाइयाँ भी होती है जैसे मिनट, सेकेंड, ये सब। गाइज एक चीज़ और समझ ले कि जो स्वतः शोध विधि है, खोज विधि है, इसे किसने खोजा था? तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने खोजा था। अब बात करते हैं गाइज नामिक या अंकित संख्या की, कि नामिक या अंकित संख्या क्या होती है। तो अब जब बड़े बड़े शहरों में जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में जाओगे तो अब बस नंबर होती है, जैसे बस नंबर 203 इस रूट में चलेगी। तो जो बस नंबर है, बस संख्या है, जो हमारा पासपोर्ट संख्या है, इसी को हम नामिक या अंकित संख्या बोलते हैं गाइज। इस बात का ध्यान रखिए। और वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई गई, आप लोग अगर अच्छा सपोर्ट करते हो तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए लाई जाएगी। अब लास्ट पेज पे हम लोग पहुंच गए हैं, इसको समझते हैं। हमारा लास्ट पेज क्या है? समस्या समाधान के चरण, यानी गणित में हम किसी समस्या को कैसे सुलझाते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर 1 पे क्या करते हैं? तो समस्या को उसको समझते हैं। और ये जो सिद्धांत दिया था गणितीय समस्या समाधान का, वो किसने दिया था? तो जॉर्ज पोलिया ने दिया था। तो सबसे पहले तो आप ये समझे कि गणितीय समस्या समाधान किसने दिया था? तो जॉर्ज पोलिया ने दिया था। दूसरी बात कि जो गणित में समस्या समाधान कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो हम समस्या को समझते हैं। दूसरा क्या है? हम योजना निर्माण करते हैं कि अब उस समस्या को सुलझाएंगे कैसे। फिर क्रियान्वयन करते हैं, यानी हम उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। और लास्ट में मूल्यांकन करते हैं, यानी हम यह देखते हैं कि समस्या सही तरह से सुलझी है या नहीं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तुम शब्द को पहले समस्या समझते हैं, फिर योजना बनाते हैं कि किस विधि से हम समस्या सॉल्व करेंगे, फिर उसको अप्लाई करते हैं, यानी क्रिया कर देते हैं, और अंत में मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं, उत्तर को चेक करते हैं कि हमारा उत्तर कहीं गलत तो नहीं रह गया है। ठीक है गाइज, यही है समस्या समाधान विधि। बात करते हैं बुनियादी संख्यात्मक कौशल में क्या क्या शामिल है। तो हस्त कौशल सामग्री, कहानी, कविता, खेल और मातृभाषा में निर्देश, ये सब किसके पार्ट हैं? तो बुनियादी संख्यात्मक कौशल के पार्ट है। कौन कौन से चीज़? तो हस्त कौशल सामग्री, कहानी, कविता, खेल, मातृभाषा में निर्देश। बढ़ते हैं गाइज, जीन पियाजे की बात करते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार संख्या क्या है? तो संख्या तर्क संगत गणितीय ज्ञान है। यानी जीन पियाजे ने, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का थ्योरी दिया था, उन्होंने क्या बताया संख्या के बारे में? कि संख्या जो है वो तर्क संगत गणितीय ज्ञान है। और अगर पैटर्न की बात करें तो किसमें हेल्प करता है? तो बीज गणित का यह आधारभूत अवयव है। यानी पैटर्न, जिसको हम लोग पैटर्न बोलते हैं, वो किसमें सहायक है? तो बीज गणित की आधारभूत अवधारणा समझने में सहायक है गाइज। तो वीडियो इतनी ही थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और आगे की ओर बढ़ाएं। तब तक के लिए थैंक्स।